हमारे एपिसोड की शुरुआत में जोतरो जिसे टेलीफोन में बात कर रहा होता, इसी तरह वो बात करते हुए कहता है, जिस दूसरी फोटो के बारे में हम कब से जानना चाह रहे थे। मैं चाहता हूँ तुम उस फोटो को मेरे पास भेज दो। हाँ, वही वाली जिसको स्पीड वैगन फाउंडेशन ने 10 साल पहले इज्जत में ढूंढा था। मेरे ख्याल में मैं उस फोटो का मतलब जान चुका हूँ। ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। कहते ही जोतरो कुजो फोन को रख देता और इसके चलते ही अपने दिल में कहने लगता, ये सब कुछ आखिर इसकी वजह से ही हुआ। यूं ही देखते हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाई देता, जहाँ पे जोतरो और जोस के एंजेलो के सामने खड़े होते। तभी एंजेलो कहने लगता, मुझे यकीन है वो तुम दोनों को मार डालेगा। इसने हर वक्त स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखा होता है। इस शख्स ने मुझे ये स्टैंड दिया है। सुनते ही जोतरो काफी हैरानगी से कहने लगता, क्या तो तुम ये कहना चाह रहे हो कोई अनजान शख्स अपनी मर्जी से किसी को भी स्टैंड दे सकता है? तो एंजेलो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ क्या हुआ, डर लगना अभी से ही शुरू हो गया? फिर उल्टा जोस के कहता है, डर लगे वो भी किससे? फिर इतनी सी बात से हमें क्यों डर लगे? हालांकि दूसरी ओर जोतरो कहने लगता, नहीं, एंजेलो स्टैंड के बिना पैदा हुआ था। इस बारे में किसी को भी कोई मालूमात नहीं है कि उसके पास आखिर कैसे स्टैंड आया। इसी तरह ही मुस्कुराते एंजेलो उन्हें उस बारे में और भी बताने लगता। 1998 में मेरी एग्जीक्यूशन में एक ही महीना बचा था। वो रात मुझे अच्छे से याद है, आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। इसी रात बदकिस्मती से मैं सो भी नहीं पा रहा था। वाकई में उस रात काफी खामोशी थी। देखते ही देखते वो अनजान शख्स मेरे सामने खड़ा था। हाँ, जिसने यूनिफॉर्म पहन रखा था। उसके हाथ में एक पुरानी सी अजीब सी बो और एरो था। देखने से वो सेंचुरी पुरानी लग रही थी। और बस उससे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे पहले मुझे मौका मिलता चिल्लाने का भी, उसने उस एरो से मेरे मुंह में वार कर डाला। और उसे वार करते ही उसके मुंह से न कि सिर्फ खून निकलता बल्कि किसी अजीब किस्म की रोशनी भी निकलने लगती। फिर हमें दिखाया जाता है इतने जानलेवा तरीके से एरो से वार करने के बावजूद भी एंजेलो मरता नहीं। इस पे वो स्कूल यूनिफॉर्म वाला अनजान शख्स भी उसे कांग्रेचुलेशन पेश करते हुए कहता है, तुम जिंदा हो, वाकई में मुबारक हो, तुम्हें अब स्पेशल किस्म की पावर्स मिल गई है। इस एरो के लगते ही अगर ये तुम्हें पावर्स ना मिलती तो तुम मर चुके होते। जितना खतरनाक क्रिमिनल होता है उतना ही खतरनाक स्टैंड भी होता है। ये टैलेंट एक दियो नाम के शख्स के पास भी था। ये सारी की सारी कहानी वो जोतरो और जोस्के को सुना रहा होता। ये नाम सुनते ही जोतरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती। जो सुनते ही जोस्के जोतरो से इसी दियो के बारे में पूछने को जा रहा होता। फिर तभी एंजेलो का स्टैंड रबर हैंड के थ्रू उस बच्चे के मुंह में घुसने की कोशिश कर रहा होता। जो देख के भी जोतरो भी काफी चौंक जाता कि उधर ही दूसरी ओर जोस्के तो ऐसे खड़ा होता जैसे कुछ भी ना हुआ था, कि उल्टा अपने बाल को संवारने लगता। तभी एंजेलो चिल्लाते हुए उसके बालों को स्टूपिड बोलते हुए कहता है, अब मुझे इस पत्थर से निकाल भी दो। कि अपने बालों के बारे में सुनते ही जोस्के का रद्द अमल बिल्कुल बदल जाता। वो गुस्से से कहता है, आखिर क्या कहा तुमने मेरे बालों के बारे में? हालांकि जोतरो उसे रोकने की कोशिश भी करता। इससे पहले जोस्के उस पे वार भी कर देता। एंजेलो एक बार फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहता है, तुम्हें बता दूं वो यूनिफॉर्म वाला शख्स इसी टाउन में रहता है। तो सुनते ही जोतरो उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए और भी पहले से भी काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता। पता जोस्के जोतरो को इंफॉर्मेशन लेने का मौका न देता। इसी तरह जोस्के आरा बोलते हुए अपने स्टैंड का यूज करते हुए एंजेलो पे काफी ज्यादा वार करता और पत्थर के टूटते ही उसे एक नई किस्म की शेप देता। इसी कारण उस रबर ग्लव्स में से उसका स्टैंड भी गायब हो जाता। जो देखते ही जोतरो जो स्टार अपना फेवरेट डायलॉग मारते हुए कहने लगता, यार दसे, तुम्हें पता है क्या जोस्के, मैं उससे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने को जा रहा था। और उल्टा जो उसके यहाँ पे काफी हैरानगी से कहता है, तुम्हें वाकई में उसकी बकवास पे यकीन था? जोतरो काफी सीरियस होके कहता है, हाँ। और वो कोई बकवास नहीं थी, बल्कि वो दियो का नाम ले रहा था। दियो जो कि जो स्टार का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक दुश्मन है। इससे जो स्टार पिछले 100 सालों से लड़ती आ रही है। यहाँ तक मैंने भी और मेरे दोस्तों ने भी दियो का सामना किया और आज से 10 साल पहले उसे हरा भी डाला। एक बात मुझे जो कि परेशान कर रही है, आखिर 1987 में तुरंत से दियो ने स्टैंड कैसे हासिल कर डाला? तक कुछ सुनने के बाद जोस्के की भी अक्ल में कुछ बात समझ में आने लगती और वो कहता, कहीं उसी शख्स ने दियो को स्टैंड न दियो। इसी के साथ ये छोटा सा फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है। दूसरे सीन में हमें कोइची के बारे में दिखाया जाता है, जो कि अभी तक जोतरो की उसी पिछली बातों के बारे में सोच रहा होता। उसी के बारे में सोचते हुए उसे यकीन आ जाता कि इस टाउन में वाकई में कोई बहुत बड़े खतरे की घंटी उनका ही इंतजार कर रही है। इसी बीच में जोस्के वहाँ से गुजर रहा होता और वो कोइची को देख के कहता है, जी छुट्टी कब की हो
चुकी है, चलो हम भी घर चलते हैं। बस जोस्के अपने घर पहुंचने को ही जा रहा होता है, वो उसी पत्थर के आगे से गुजरता और गुजरते हुए कहता है यो एंजेलो। उसे यूं करता था कि कुची भी उस पत्थर को हेलो करते हुए वहाँ से जाने लगता। इसी दौरान कुची जोतरो के बारे में पूछने लगता, जिसके जवाब में जोस्के कहने लगता हाँ, वो किसी काम से गया है पर वो ग्रैंड होटल में रहता है। जी दोबारा से कहने लगता, इन सब का भी ताल्लुक इसी सिटी वाले खतरे से है, जो उसके इसके जवाब में भी हाँ ही कहता। गुजरते गुजरते कुची की नजर एक अबैंडन्ड हाउस पे जाती और हैरानगी की तो बात ये होती वो किसी को वहाँ पे पाता। जैसे ही वो इस बात का जिक्र जोस्के से करता है तो जोस्के उसकी बात का यकीन न करता कि ये घर 3-4 सालों से अबैंडन्ड है, और अगर कोई नया मालिक मकान आया भी होता तो सबसे पहले जोस्के को ही पता चलता कि उसका घर बस यहीं पे करीबी पे है। फिर इतना कुछ समय के बाद कुची समझने लगता कि उसने किसी घोस्ट को देखा है। कहते हुए और ऐसे ही सोचते हुए जैसे ही कुची इसी अनजान घर में झांकने के लिए अपना मुंह दरवाजे के अंदर देता है, ऐनी मौके पे एक अनजान शख्स कुची की गर्दन को दरवाजे में ही फंसा डालता है और फंसाते ही कहता है अपने काम से काम रखो। देख के जोस्के कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। इसके जवाब में वो अनजान शख्स भी कहने लगता, ये सवाल तो मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए, आखिर मैं तुम लोगों को बता दूं ये मेरी प्रॉपर्टी है। हमें एक और सीन में दिखाया जाता है जोतरो जोस्टार जोस्के के घर आया होता। हालांकि जोस्के की मोम जोतरो कुचो को जोसेफ जोस्टार समझ के चमड़ जाती, पता उसे जोसेफ जोस्टार समझ के रोने भी लगती। यहाँ पे जोतरो कुचो उसे होश दिलाने के लिए कहता है मैं जोसेफ जोस्टार नहीं हूँ, तो मेरे मुंह को देख के अंदाजा नहीं लगा सकती, मेरे मुंह पे किसी भी किस्म की बूढ़ों वाली लाइनें वगैरह नहीं है। जोतरो को जैसे ही पता चलता है कि जोस्के यहाँ पे नहीं है तो वो भी जाने लगता कि जोस्के की मोम जोतरो को रोकने की काफी कोशिश करती। जाते जोतरो कुचो मरो के फादर के लिए अफसोस करते हुए जाता। यहाँ पे जोसेफ जोस्टार होता तो मुझे पूरा यकीन है वो अपनी जान पे खेलते हुए उसकी जान को जरूर बचाता। बदकिस्मती से वो बूढ़ा अब बुढ़ा हो चुका है, ये वजह के कारण अब मैं उसे इस सिटी में नहीं आने दे सकता। कहने के बाद जोतरो कुचो वहाँ से जाने लगता। जोतरो को वो तस्वीर मिली गई होती जो उसने इस एपिसोड 1 की शुरुआत में मंगाई थी। विज्ञापन ने उसी एरो को पकड़ा होता है। फिर तभी हमें दोबारा से जोस्के और उसी अनजान शख्स के बारे में दिखाया जाता। इसी तरह जोस्के और इस अनजान शख्स के बीच में बहस शुरू हो जाती है। उसके उससे कह रहा था कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, हालांकि वो अनजान शख्स उसकी बात मानने पे तैयार ना होता। इसी बीच उसी अबैंडन घर की विंडो से कैरो सीधा कुची की तरफ बढ़ता और उससे लग जाता। इसी में हमें पता चलता है जिस शख्स ने वो एरो को शूट किया होता वो इसी अनजान शख्स का बड़ा भाई होता। वो उसे खबरदार करते हुए कहता है ये जोस्के ही का शिकता है, इसने एंजेलो को हराया है। सारी बातों से हमें ये जाहिर होता है जिसने भी एरो शूट किया ये वही यूनिफॉर्म वाला शख्स है जिसकी एंजेलो बात कर रहा था। इसी तरह वो यूनिफॉर्म वाला शख्स अपने भाई से कहता है ये एक स्टैंड यूजर है, तो इसे उड़ा डालो, इससे पहले ये फ्यूचर में हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करे। ये भी कहता है मैंने तो समझा कोई चीज एक स्टैंड यूजर बन जाएगा, देखने से तो लगता है ये सिर्फ यहाँ पे मरेगा। इसके चलते जोस्के उसके जख्मों को हील करने के लिए आगे बढ़ता है। संजय शख्स का छोटा भाई उनके बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है। अपना स्टैंड निकाल के जैसे जोस्के पे वार करने को जा रहा होता है, जोस्के अपने स्टैंड के कारण उस पे पहले से ही वार कर डालता। वार करते ही कहता है अगर तुम मेरे रास्ते से ना हटे फिर तो मुझे तुम्हारा मुंह को नोचना पड़ेगा। उसका भाई ऊपर से विंडो से चिल्लाते हुए कहता है कोई याशु हम यहाँ पे कोई खेलने नहीं आए, स्टैंड मुझे वाकई में बहुत खास लगता है, उसे इतने बेकार तरीके से वेस्ट मत करो। कोई याशु जैसी बातें करके सामने देखता है तो वो जोस्के को वहाँ पे ना पाता, जैसे इंटरफेयर करने की कोशिश भी करता है। जोस्के दोबारा से उस पे एक और वार करते ही जैसे उसके जख्म को हील करने को जा रहा होता है वो कियासु दोबारा से जोस्के की तरफ बढ़ने लगता। दोनों स्टैंड निकाल के एक दूसरे पे टूटने को ही जा रहे होते। इसी वजह से एनी मौके पे उसके ऑफेंस के बजाय डिफेंस पे चला जाता। वो ओकियासु के लेफ्ट हैंड में कुछ गड़बड़ पाता, इस वजह से वो उसके हाथ को ना छोड़ रहा था। ओकियासु भी अपने हाथ को छुड़ाने के लिए जोस्के पे काफी वार करता। 2-3 लगातार हमलों के कारण जोस्के भी उसका हाथ छोड़ देता। उसके छोड़ते ही ओकियासु उस पे तुरंत से अपने लेफ्ट हैंड से वार करने लगता। इस पे जोस्के दोबारा से एनी मौके पे वहाँ से हट जाता। इसी बीच में जोस्के नोटिस करता है कि दरवाजे के गेट से कुछ लिखा हुआ था और उसका पहला अल्फाबेट गायब हो चुका है। ये वजह से जोस्के उसके और अपने बीच में अब थोड़ा फासला रख रहा होता। जोस्के कहता है तुम्हारा राइट हैंड तुम इसे जो भी टच करते हो वो गायब हो जाता है। तो इस पे ओकियासु भी हाई कहता, ना कि सिर्फ इतना वो जोस्के को भी गायब करके अपने पास ले आता। पास लाते ही उसके मुंह पे एक वार करता। लगातार वो जोस्के को अपनी तरफ बुला रहा होता और उसकी तरफ पंची मारी जा रहा होता। इसका मतलब वो आसपास की चीजों को भी अपने पास टेलीपोर्ट कर सकता है। जोस्के को बुलाते बुलाते उसके मुंह पे कुछ 2-3 गमले भी लग जाते। गमलते ही ओकियासु को अच्छी तरीके से जोस्के बेहोश करने लगता। उसकी नजर कुची पे पड़ती। यूनिफॉर्म वाला शख्स उसे घसीट के अंदर ले जा रहा होता। जोस्के कहता है बहुत हुआ, इन्होंने तो
हद पार कर डाली। तरह जोस्के भी उस घर में एंटर करता। उसकी मुलाकात यूनिफॉर्म वाले शख्स से होती। वो कुइची को इसलिए अंदर लाया होता कि उसे वो एरो चाहिए। इसका मतलब सिर्फ एक ही एरो है। फिर तभी हमें आखिरी सीन में जोत्रो कुचो के बारे में दिखाया जाता है, क्योंकि उसी इनियाबा वाली तस्वीर को देखते हुए कहता है जरूर इसी बो एरो की वजह से दियो के पास भी स्टैंड आया। बुढ़िया के मरने के बाद ये जरूर किसी और के हाथ में लग गया होगा, जिसे ढूंढ के जल्दी तोड़ना होगा। अगर ज्यादा देर हो गई तो वर्ल्ड से भी ज्यादा पावरफुल स्टैंड आ जाएगा। यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है।